बच्चों, आज हम अपना एसएसटी का लेसन फिर से कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम था कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो हमारा, और हमने मैप में भी देखा कि हमारा जो इंडियन कोस्टल रीजन है, इंडियन कोस्ट लाइन है, वो हमारी वेस्ट में गुजरात से लेकर और ईस्ट तक जाती है, वेस्ट बंगाल तक। तो हमने इसमें पढ़े थे, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें वेस्टर्न कोस्ट है, साउदर्न कोस्ट है एंड ईस्टर्न कोस्ट है। लेकिन आप लोगों की बुक में मेनली इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट। तो अगर हम नक्शे में देखें तो उसमें तमिलनाडु तक यानी कि केरला तक जो आपके हैं स्टेट्स, वो वेस्टर्न कोस्ट में है और उसके बाद वाले ईस्टर्न कोस्ट में है। तो वेस्टर्न कोस्ट में हम एक बार देख लेते हैं हमारे कौन कौन से आएंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला, ये 5 स्टेट्स हमारे वेस्टर्न कोस्ट में है। ईस्टर्न कोस्ट में हमारे 4 स्टेट्स हैं, दैट इज़ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। और लार्जेस्ट अगर हम सी कोस्ट की बात करें तो वो है हमारा गुजरात, एंड स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया है हमारा गोवा। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने वेस्टर्न कोस्ट से, और हम गुजरात स्टेट से शुरू करते हैं। वेस्टर्न कोस्ट में जो रीजन होता है वो समुद्र के किनारे होता है, इसीलिए वहाँ पर पोर्ट्स बनाए जाते हैं। पोर्ट्स होते हैं बंदरगाह। और एक बार इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्लेस अलोंग द सी कोस्ट फ्रॉम वेयर द शिप्स मूव्स टू एंड फ्रो, यानी कि कोस्ट के नियर ये होता है, सी कोस्ट के नियर होता है पोर्ट, और यहाँ से शिप्स का आवागमन होता है, यानी कि वो यहाँ से आती हैं एंड जाती हैं। और शिप्स में क्या होता है, शिप्स में आप द गुड्स आर लॉज्ड एंड डी लॉज्ड हेयर, यानी कि सामान जो होता है वो आयात और निर्यात किया जाता है। जैसे कि हमें मान लो दूसरे देशों के साथ बिजनेस करना है, तो वहाँ पर सामान को निर्यात करना है या उनसे सामान लेना है, तो हम अगर बाय प्लेन भेजेंगे, एक तो क्वांटिटी कम होती है और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ेगा। तो इसीलिए शिप्स जो होती हैं, बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, वो पोर्ट के किनारे होती हैं और वहाँ पे दूसरे देशों के जहाज़ आते हैं और जाते हैं। अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो आपको ये पिक्चर दिखाती हूँ मैं। इसमें जैसे आप देख रहे हो क्लियर, कितने सारे यहाँ पे कंटेनर्स रखे हुए हैं, इनमें सामान भरा होता है, उसके ऊपर बैच नंबर लिखा होता है, जिस देश में उसको पहुँचाना है उसकी सारी डिटेल्स होती हैं। और ये एक बड़ी सी शिप है जिसमें काफ़ी सारे कंटेनर्स एक साथ आ जाते हैं, और वो ईज़िली और एयरप्लेन के कंपैरिजन में चीप पड़ता है वहाँ तक पहुँचाने में। इसी के थ्रू हम दूसरे देशों के साथ अपना बिजनेस जो है वो ईज़िली कर पाते। उसके बाद हम कुछ थोड़े फेमस पोर्ट्स हैं जिनकी बात कर लेते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट पे आपको दिख रहा है कांडला पोर्ट, दैट इज़ इन गुजरात एट बे ऑफ कच्छ, जो हमने पढ़ा था। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बे ऑफ कच्छ भी दिखाया था मैप में, उसके पास ही कांडला पोर्ट है। फिर हम मुंबई की बात करें, दैट इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया बाय साइज़ एंड ट्रैफिक, मतलब वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक इन द सेंस कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा आवागमन होता है शिप्स का, और वो साइज़ वाइज भी बात करें तो भी वो लार्जेस्ट है। उसके बाद हमारी जो गुजरात हो गई, महाराष्ट्र में हमने मुंबई की बात करी। मुंबई को हम एक फिल्म सिटी के नाम से भी फेमस है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हमारी 2 स्टेट्स कवर हो गई। अब थर्ड स्टेट है हमारी गोवा। यहाँ पे भी पोर्ट्स हैं काफ़ी, लेकिन पोर्ट्स से ज़्यादा ये जो गोवा है वो फेमस है टूरिज़्म के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सुंदर बीचेस हैं और चर्चेस हैं जिन्हें देखने लोग दूर दूर से आते हैं। नेक्स्ट हमारा गोवा के बाद आया कर्नाटका। कर्नाटका में है हमारा मैंगलोर पोर्ट जो काफ़ी फेमस है। एंड द लास्ट स्टेट हमारी जो वेस्टर्न कोस्ट में आती है वो है हमारी केरला। केरलाज कोस्टल एरिया हैज़ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। वैसे तो मेनली सभी कोस्टल रीजन में, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हैवी रेनफॉल रहता है, लेकिन केरला का जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे औरों के कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल रहता है। इसीलिए वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको इरीगेशन की भी ज़रूरत, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने खेतों के लिए। और वहाँ का जब भाई समुद्र के नज़दीक है तो वहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है, जो जिससे मेन लोग कमाते हैं, वो है वहाँ का फ़िशिंग। अगेन सी के पास होने से वहाँ पे मतलब फ़िशेस ईज़िली मतलब वो लोग कैच कर पाते हैं, और इसीलिए इतनी भारी मात्रा में वो लोग पकड़ते हैं फ़िशेस को या और क्रैब्स वगैरह को, जो सी फूड के अंदर इंक्लूड होती हैं चीज़ें, वाटर एनिमल्स, तो उनको पकड़कर वो बाकी जगह भी बेचते हैं। तो वहाँ का मेन फूड भी है राइस और फिश। वहाँ पर राइस की खेती भी, जो राइस क्रॉप है वो भी वहाँ का मेन क्रॉप है, जिसका वहाँ पे जो वहाँ पे उगाया जाता है।
और हमारे जैसे फेस्टिवल्स अलग अलग होते हैं, हमने थर्ड क्लास में पढ़ा था, कुछ नेशनल फेस्टिवल होते हैं, कुछ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक फेस्टिवल बहुत फेमस है जो मनाया जाता है, वो है पोंगल। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल वो होते हैं जो फसलों की बुआई और कटाई पर मनाए जाते हैं। और जब मैंने जैसा बताया कि यहाँ की मेन क्रॉप जो ये लोग उगाते हैं वो है राइस, और जब वो पक के कटती है तो ये त्यौहार मनाया जाता है। वैसे तो इस त्यौहार में घर की औरतें काफ़ी कुछ करती हैं, वो रंगोली बनाती हैं और राइस के विभिन्न तरीके के पकवान बनते हैं। इसके साथ साथ ही यहाँ पर एक मेन रेस होती है जिसे बोला जाता है बोट रेसिंग। आपने कभी टीवी में अगर डिस्कवरी चैनल देखते होंगे तो उसमें आपको आपने देखा होगा ज़रूर। इस तरीके से आदमी होते हैं इस रेस के अंदर और वो इतनी लंबी लंबी नाव बनाते हैं और फिर इनकी रेसिंग की जाती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कन्याकुमारी। वैसे तो ये तमिलनाडु स्टेट में है जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट में आता है, लेकिन अभी हम सिर्फ इसका एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। कन्याकुमारी भी जो है वो हमारी साउदर्न मोस्ट टिप है, यानी कि हमारा जो भारत है उसका एकदम कॉर्नर वाला साउथ का, उसके बाद पूरा समुद्र है। और फिर मैंने आपको पहले भी बताया था उसके बाद हमारा नीचे कौन सा देश है जो हमारा पड़ोसी देश है, वो है श्रीलंका। तो कन्याकुमारी जो है वो साउदर्न मोस्ट टिप है हमारी इंडिया की। और ये किसके लिए? सनसेट व्यू के लिए। यहाँ का जो सनसेट व्यू है वो बहुत ही सुंदर होता है। ये विवेकानंद रॉक देख रहे हैं आप जो यहाँ पे ये है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। और सनसेट व्यू यहाँ का अच्छा इसलिए है, और मतलब इतना ज़्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 3 समुद्रों का संगम होता है। हमारा वेस्ट से आ रहा है अरेबियन, ईस्ट से आ रही है बे ऑफ बंगाल, और इंडियन ओशन तो नीचे है ही, और यहाँ पर ये तीनों मिलते हैं, इसीलिए यहाँ का व्यू ज़्यादा पॉपुलर है। अब हम बात करते हैं अपने ईस्टर्न कोस्ट की। जैसा कि मैंने आपको बताया कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, सबसे पहले तो ये ईस्टर्न कोस्ट की स्टेट होगी। उसके बाद हमारी जो कोस्टल स्टेट आती हैं वो है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। और इनका जो कोस्टल एरिया है वो बहुत वाइड है। वाइड मतलब चौड़ा है एज़ कम्पेयर टू जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारी। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 3 एक मेन नदियाँ हैं जैसे कावेरी, कृष्णा एंड गोदावरी, जो ओरिजिनेट तो वेस्ट घाट से होती हैं, यानी कि वेस्ट की तरफ से होती हैं, लेकिन वो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में आके गिरती हैं। और गिरने से पहले वो वहाँ पे डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा की वजह से वहाँ की जो भूमि है वो बहुत ही उपजाऊ भी है, और इसीलिए वहाँ की जो कोस्टल एरिया है वो वाइड है। अब हम बात करते हैं कि डेल्टा क्या होता है। अ डेल्टा इज़ एन एरिया ऑफ लो फ्लैट एंड शेप्ड लाइक अ ट्रायंगल वेयर अ रिवर स्प्लिट्स एंड स्प्रेड्स आउट इनटू अ सेवरल ब्रांचेस बिफोर एंटरिंग द सी। डेल्टा उस एरिया को बोलते हैं जहाँ पर नदियाँ जब मिलती हैं और सागर में गिरने से पहले वो कई ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, तो और वो एक ट्रायंगल शेप बना लेती हैं जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। ये मैं आपको सबसे पहले हम नक्शे के थ्रू देखेंगे। इसमें ये देखो, ये गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ओरिजिनेट तो ये वेस्ट साइड से हो रही हैं, लेकिन ये गिर कहाँ रही हैं? बे ऑफ बंगाल में आके। इसके बाद आप ये पोर्शन देख रहे हो, यहाँ पर ये हमारा बांग्लादेश है और यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल स्टेट है। ये दोनों मिलके यहाँ पर डेल्टा बना रहे हैं। डेल्टा, ये जो डेल्टा दोनों मिलके बनाते हैं, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। और ये डेल्टा जो बनता है ये बनता है 2 नदियों द्वारा, दैट इज़ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। डेल्टाज आर वेरी हाई फर्टाइल एरिया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत उपजाऊ होता है। और यहाँ पर मेनली जो कल्टीवेट की जाती हैं क्रॉप्स वो हैं राइस और जूट। देयर आर ऑल्सो सम पोर्ट्स इन ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट की तरफ भी काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं जिनका उल्लेख हमारी इसमें बुक में नहीं है, इसलिए मैंने आपको अभी नहीं बताया है। जब आप और आगे क्लास में जाएंगे तो आप डिटेल में पढ़ेंगे कौन सा पोर्ट किस तरफ है। डेल्टा के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ द सी कोस्ट, यानी कि सी कोस्ट के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। नंबर 1 पे आप देख रहे हैं द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज डू फिशिंग फॉर अ लाइवलीहुड, यानी कि वहाँ पर लोग अपनी जीवन व्यापन के लिए, जीवन को बिताने के लिए मेन वहाँ का फिशिंग होता है। और कोस्टल एरिया होने के कारण वहाँ पे ईजिली फिशिंग हो जाती है। अब आप अगर दिल्ली में फ़िशिंग करें तो क्या वो पॉसिबल है इतने बड़े लेवल पर? नहीं, क्योंकि यहाँ पे सी ही नहीं है, तो फिर कैसे पॉसिबल होगी? इसीलिए कोस्टल एरिया का ये एक बेनिफिट हो गया। सेकेंड, हैंडीक्राफ्ट्स एंड मेड्स आर मेड फ्रॉम कोकोनट रोप्स विच आर फाउंड इन कोस्टल एरियाज।
कोकोनट ट्रीज़ हमने देखा है कि हमारे जैसे एरिया जैसे दिल्ली हो गया या हिमाचल हो गया, यहाँ पर तो मिलेंगे नहीं। मैंने आपको साइंस के चैप्टर में बताया था कि हर एक प्लांट का एक अलग हैबिटेट होता है जो वहाँ पर ग्रो करता है। कुछ वाटर प्लांट्स होते हैं, कुछ हिली एरिया में ग्रो करते हैं, कुछ प्लेन एरिया में ग्रो करते हैं। ऐसे कोकोनट एक ऐसा प्लांट है जो कोस्टल एरिया में ग्रो करता है, और कोस्टल एरिया में इतनी भारी संख्या में ये ग्रो होते हैं जिनसे कि वहाँ पे कोकोनट जो है वो पूरे इंडिया में भी बेचे जाते हैं और बाहर कंट्रीज़ में भी बेचे जाते हैं। जो हमारे दिल्ली में हम नारियल पानी पीते हैं वो सारा साउथ साइड से या कोस्टल एरिया से ही आया होता है, और वो उनके जो छिलके होते हैं, जो उसका कवर उतरता है रोप्स, उससे वहाँ के लोग हैंडीक्राफ्ट और मैट्स बनाने में यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट है कोस्टल एरिया की कि वहाँ पर सॉल्ट बनता है सी वाटर से। अब इसका प्रोसीजर मैं आपको छोटे से कुछ ही शब्दों में समझा देती हूँ, क्योंकि नहीं तो हमारा ये चैप्टर वाइड हो जाएगा और इसके बारे में हमें डिटेल में अभी नहीं पढ़ना है। लेकिन फिर भी इसका एक प्रोसीजर है कि जो सी वाटर होता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है समुद्र से कुछ ही दूरी पर, लैंड पर छोटे थोड़े बड़े बड़े से गड्ढे बना दिए जाते हैं जिसमें सी वाटर कलेक्ट करते हैं, और फिर जब वो सूरज की रोशनी से इवेपोरेट हो जाता है उसका पानी, सिर्फ सॉल्ट बच जाता है, और उसको पैकेजिंग से पहले रिफाइन किया जाता है और उसके अंदर एक आयोडीन नाम का जो हमारा मिनरल है वो ऐड किया जाता है, और फिर वो बेचने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड विद अदर कंट्रीज़ थ्रू दीज पोर्ट्स। जैसा कि मैंने बताया कि समुद्र के किनारे जो ये बंदरगाह बने हुए हैं, पोर्ट्स बने हुए हैं, इन्हीं के थ्रू हम दूसरी कंट्रीज़ से अपना व्यापार चलाते हैं। टूरिज्म स्पॉट नेक्स्ट इसका बेनिफिट, यानी कि इतने सुंदर बीचेस हैं, यहाँ पे सनसेट व्यू है और उन्हें देखने लोग दूर दूर से आते हैं, तो हमारा टूरिज्म स्पॉट बन गए हैं ये। उसके बाद समुद्र से मैंने बताया था अपने साथ काफ़ी चीज़ें और भी लाता है जिसे हम यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने में, डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ करते हैं, जैसे सी शेल्स हो गई या और भी उसमें से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्टोन्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे हमने बेनिफिट्स पढ़े सी कोस्ट के, और हमने ये पूरा चैप्टर आज फिनिश किया, और आप इसे अच्छे से रिवाइज़ करेंगे और डेल्टा और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा जो भी मैंने आपके साथ फैक्ट्स बताए हैं उन्हें आप अच्छे से देखेंगे। लेकिन इस चैप्टर को एंड करने से पहले मैं आपको एक मैप दिखाना चाहूँगी जिसमें हमने बात करी थी कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की। तो ये हमारा इंडिया का नक्शा होगा जिसके सारी स्टेट्स लगभग आपको पता है। इंडिया के यूनियन टेरिटरी में आता है ये द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड, ये पूरा है, और उसके बाद यहाँ पर है लक्षद्वीप, यानी कि अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है, जो हमने बात करी थी कि चारों तरफ समुद्र से घिरे होते हैं, उन्हें आइलैंड्स बोलते हैं। तो ये है हमारा बे ऑफ बंगाल में, और ये लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये है हमारा अरेबियन सी में। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आप इसे अच्छे से रिवाइज करें।